गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और सभी का स्वागत है सार्थक पहल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की रियासतें और रियासतों के अधीन हम पढ़ेंगे गोंडवाना वंश हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया हमने और सिस्टमेटिक करने की कोशिश करेंगे। बघेलखंड की रियासतें हमें पढ़ना है, बघेलखंड की रियासतें, फिर मालवा की रियासत, मालवा की रियासत में कौन सा, होलकर वंश, फिर ग्वालियर का सिंधिया वंश, सिंधिया वंश हमें ये पढ़ना है। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं और लगभग इससे संबंधित क्वेश्चन बनता ही है, क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, तो 3 प्रकार की रियासतें हमने पढ़ ली थी। गोंडवाना रियासतें कौन कौन सी, गढ़मंडला की रियासत, देवगढ़ रियासत और हाँ प्रिया, आपसे उम्मीद रहती है मुझे कि आप सही जवाब देंगे, खेलदा रियासत। अभी क्वेश्चन बना था ना इस बार, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था बैतूल से संबंधित, आपने गलत भी किया है, लहरवा जनजाति वाला। हाँ ठीक है। तो आपने तो बोले बैतूल में पाए नहीं जाते, जबकि ये इनका जो व्यवसाय है ये यहीं पे भारत भारती के पास में जामठी वगैरह है ना, यहाँ पे लकड़ी पे काम करते हैं, ये कलाकार है, ये तो है यहाँ पर बैतूल में ही है। हम कोट को गोंड ये दो ही जनजाति पढ़ते हैं। हाँ लेकिन नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत, गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खेड़ला रियासत। खेड़ला का किला भी तो है हमारे यहाँ पे, तो तब तो समझ जाना था कि ये है हमारे यहाँ, है ना, खेड़ला के किला भी है कि नहीं हमारे यहाँ पर, तो यही इन्हीं की रियासत का है। ठीक? हमने गढ़मंडला रियासत पढ़ा होगा, तो गढ़मंडला मतलब किस क्षेत्र में, जबलपुर मंडला क्षेत्र में। तो इसके प्रमुख देखें तो मंडला, जबलपुर, मकड़ाई, ये पढ़ा था मकड़ाई किस जिले में, हरदा जिले में। एक मंत्री है ना हमारे यहाँ, वन मंत्री जैसा कुंवर विजय शाह, ये हरदा रियासत, हरदा, ठीक। उनके बड़े भैया अजय शाह जी, वो भी एक हरदा सॉरी टिमरनी रेडगांव विधायक है, क्या नाम, कमल पटेल ना, संजय शाह, संजय शाह, ये मकड़ाई रियासत से संबंधित है। एकमात्र रियासत है मध्य प्रदेश की जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, मकड़ाई रियासत, उनको छोड़ दिया था। तो मकड़ाई हरदा में। एक है सिंगोरगढ़, सिंगोरगढ़ रियासत, सिंगोरगढ़ नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना, यहां बैठते हो तो सुना करो, मैंने 2 बार बोला सिंगोरगढ़, सुना, सिंगोरगढ़ रियासत। तो सिंगोरगढ़ रियासत दमोह में, सिंगोरगढ़ रियासत कहां पर, दमोह में। राहतगढ़, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, राहतगढ़ के अंबापानी और ये वो पूछा जाता है। जब मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा हमें। राहतगढ़ कहाँ पे है अमरदीप, नहीं तो सागर, सागर, राहतगढ़ कहाँ की रियासत, सागर की। चौरागढ़, ये क्वेश्चन भी, चौरागढ़ वो एक कहाँ पे इन्होंने युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। चौरागढ़ कहाँ पे, जबलपुर, जबलपुर। कौन थे यहाँ के, रानी दुर्गावती, ठीक, दलपत शाह। तो चौरागढ़ मंडला, चौरागढ़ नरसिंहपुर में, कहाँ पे, नरसिंहपुर, ठीक। रामनगर मंडला में, शोले वाला रामनगर में, रामगढ़ है, रामनगर की बात कर रहे हैं, ये मंडला में। और गिन्नौरगढ़, यहाँ पे एक किला है, बार बार एक क्वेश्चन, एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तोतों के लिए प्रसिद्ध किला गिन्नौरगढ़ का किला। और कहां पर है ये, सीहोर में, सीहोर में, रायसेन में, कहां पर, रायसेन में, रायसेन में गिन्नौरगढ़ का किला। आपने सही जवाब दिया है? तो बड़ी खुशी होती है ना जब अपन सही जवाब देते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमेशा हम सही जवाब दें और बार बार जवाब दें, ऐसा नहीं कि 15 महीने दिन में उपवास तोड़ने के लिए एक जवाब दे दिया, बार बार जवाब देते रहना चाहिए। थोड़ा सा यदि हमने रिवीजन कर लिया ना
जो हमने कल परसों पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया तो आप जवाब देना शुरू कर दोगे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप होगा। फिर आपके अंदर की जो हेजिटेशन है कि नहीं गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ये हेजिटेशन आपका दूर हो जाएगा। और एक बार यदि आप लाइन लेंथ पे आ गए पढ़ने के लिए तो फिर कोई पीछे नहीं कर सकता। तो गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर? सीहोर में। ये अपन ने पढ़ा था, सॉरी रायसेन में, है ना? मंडला, जबलपुर, मकड़ाई, सिंगूरगढ़, राहतगढ़, चौरागढ़, रामनगर और गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़। अब प्रमुख शासक यदि देखते हैं इसके, प्रमुख शासक पढ़ लिया हमने। स्थापना किसने की? संग्राम शाह ने। पढ़ लिया है ना ये अपन ने, ये पता चला कि मैं ऐसे ही रिवीजन करवा रहा हूं। संग्राम शाह ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में अपन ने दलपत शाह पढ़ा। दलपत शाह, रानी दुर्गावती का इनसे विवाह हुआ था। रानी दुर्गावती को चंदेल वंश की, महोबा के चंदेल वंश की राजकुमारी, और दलपत शाह की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने इनका पुत्र वीर नारायण सिंह, कुंवर वीर नारायण सिंह, उसके संरक्षिका के रूप में दुर्गावती ने यहाँ पे शासन किया। तो तीसरे नंबर पे शासक कौन? नहीं, वीर नारायण सिंह। फिर उसके बाद चंद्रशाह हृदय शाह, ये पढ़ा अपन ने। चंद्रशाह हृदय शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, ये ढेर सारे शासक इसमें मिलेंगे। और अंतिम शासक क्या बताया था? नरहरि शाह। अंतिम शासक नरहरि शाह। अब इनके समय में कुछ साहित्यकार भी हुआ करते थे, जैसे महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, भानुदत्त मिश्र, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, रूपनाथ झा, ये सब इनके समय में। एक और नाम पढ़ा होगा हमने सबसे शुरुआत में, संग्राम शाह से पहले, यादव राव शाह। क्या पढ़ा था हमने? यादव राव शाह। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने इस वंश की, गढ़ा वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तव में इसका पूर्ण माना जाता है संग्राम शाह। रानी दुर्गावती, क्या पढ़ा था? रानी दुर्गावती ने किसको पराजित किया था? बाज बहादुर, मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था, और उसने पराजय स्वीकार भी की थी और बड़ा अपमानित हुआ था कि एक महिला से मैं पराजित हो गया, और फिर उसने युद्ध करने का निर्णय ही छोड़ दिया और संगीत साधना में लग गया। पद्मावती के, रूपमती के साथ, रानी रूपमती के साथ में मांडू में। एक क्वेश्चन है, महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा किसकी पुत्री थी? दुर्गावती कीरत सिंह। कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री थी। उसका जन्म जो हुआ था 1524 ईस्वी में, दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? दुर्गाष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रखा? दुर्गावती। कब? 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में। पुत्र का नाम क्या था इसका? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह। उसका एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री था, यह भी हमने पढ़ाया। चतुर और बुद्धिमान मंत्री, दुर्गावती का मंत्री। दुर्गावती कैसा हम लोग आज शाइनिंग है, कोई बात नहीं, एक आदमी चल जाएगा, काम चल जाएगा अपना। दुर्गावती का मंत्री कौन था? आधार सिंह। पढ़ा हमने, देखो दो नाम पढ़े होंगे हमने, हाँ, मान ब्राह्मण और आधार सिंह। आधार सिंह। तो आधार सिंह की सलाह और सहायता से रानी दुर्गावती अपने राज्य की सीमा बढ़ाते रहे। आधार सिंह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसका मंत्री था? रानी दुर्गावती का। बाज बहादुर से संघर्ष हमने पढ़ लिया। बाज बहादुर क्या सोचता था कि दलपत शाह की मृत्यु हो गई,
अब गोंडवाना पे विजय प्राप्त करना बड़ा आसान है। उसने चढ़ाई कर दी वहां पर, और दुश्मन को कमजोर समझना क्या होता है? सबसे बड़ी भूल। दुश्मन तो दुश्मन होता है, उसको छोटा या बड़ा कमजोर नहीं समझना चाहिए, और इसने यही गलती की। अगर कमजोर समझने पे आदमी क्या कर लेता है? लापरवाही की, और उसे मुंह की खानी पड़ी, और फिर उन्होंने युद्ध करने का निर्णय ही त्याग किया। फिर एक पढ़ना है हमें नरई का युद्ध। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और हमें समझ में ही नहीं आता। नरई का युद्ध, नरई का युद्ध क्या चीज है? नरई का युद्ध पढ़ लिया आपने सब कुछ, इसलिए मैं बोलता हूं एक बार पढ़ने से काम नहीं, अलट पलट के हमें देखते रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आपने भी पढ़ लिया नरई, ये रानी दुर्गावती का। सर ये आसफ खान वाला युद्ध है ना? जी बिल्कुल सही, 1564। गुड, बहुत ही शानदार, ताली तो बजाओ इनके लिए। हाँ, कि पैसे देना पड़ेगा उसके लिए, बिना पैसों के तो हम कोई काम नहीं करते क्या। तो आसफ खान के साथ में जो युद्ध हुआ था 1564, 1564। आसफ खान का मूल नाम पता है कि किसी को? आसफ खान का मूल नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। आसफ खान का मूल नाम क्या था? अब्दुल मजीद। और कहाँ का सूबेदार था वो? मानिकपुर का, है ना, मानिकपुर कड़ा का सूबेदार था। और गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? अकबर। नरई का था ना, क्या चीज है नरई? स्थान का नाम किला होगा। किला होगा, हाँ। नाले का नाम क्या नाम है? नाले, नदी नाले का नाम है। तो अक्सर ये जैसे पानीपत मैदान का नाम है, पानीपत है ना, मैदान का नाम है। बक्सर स्थान का नाम है। तो ऐसे नरई क्या है? एक नदी नाले का नाम है। तो नदी नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। किसने? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564, 24 जून 1564, 24 जून 1564, 24 जून 1564। मतलब जरूरी नहीं है कि अब वो युद्ध का समय चला गया तो महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए कुछ करने के लिए बचा नहीं है। आज भी लोग अपने अपने हिस्से का संघर्ष करते रहते हैं। हमारी क्लास में अभी एक भावना पार्क मैडम जुड़ी हुई है, उनके पास में बैठ के देखो उन्होंने जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है, बहुत बढ़िया। और आज प्रोफेसर है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और आगे और उनके इरादे बुलंद है, आगे और कुछ भी करना चाहती हैं। तो है ऐसे लोग जो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तो कब नरई का युद्ध आसफ खान और गढ़मंडला की रानी दुर्गावती के बीच में कब हुआ? 24 जून 1564, 24 जून 1564। रानी की यदि हम बात करें तो रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उसके भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल के फेंक दिया। दूसरे तीर ने उसकी आंख बेच दी, आंख में लग गया। अब उसे ऐसा लगा, तीसरा तीर उसकी गर्दन में आके लगा। अब ऐसा लगा कि अब तो जीवन संभव नहीं है। तो फिर क्या किया उसने? कटार निकालकर, वजीर क्या नाम था? आधार सिंह, आधार सिंह की कटार निकालकर अपनी गर्दन उसने काट दी, क्योंकि वो पराजय स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये हमने पढ़ गया। अब जबलपुर के पास में ये युद्ध हुआ था, तो वहीं पर उसकी समाधि है। ये क्वेश्चन भी बनता है, कहां पर है इसकी समाधि? जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसका नाम बरेला है, बरेला। तो नरई नाले के किनारे है और यहीं पर रानी दुर्गावती की समाधि बनी है। ये क्वेश्चन भी बना है, बरेला जबलपुर में, है ना। ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं और हमसे फिर बनता नहीं। नरई में समाधि नहीं है, नरई तो नाले का नाम है, स्थान का नाम क्या है? बरेला।
बरेला जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। प्रतिवर्ष 24 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। उसे 24 जून को बलिदान दिवस रानी दुर्गावती की, नहीं पढ़ा ना हमने ये क्वेश्चन? बलिदान दिवस कब? 24 जून को। 24 प्रतिवर्ष 24 जून को बलिदान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है सरिता? रानी दुर्गावती की याद में मनाया जाता है। एक महाविद्यालय भी है रानी दुर्गावती महाविद्यालय। कहाँ पर? रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया। 1983 में विश्वविद्यालय तो पहले से बना हुआ था एक, लेकिन 1983 में उसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती कर दिया गया। एक विद्वान की बात करें, दलपत शाह का एक विद्वान था महेश ठाकुर, पढ़ लिया महेश ठाकुर विद्वान था। किसके समय में था ये? दलपत शाह के समय में था, मतलब रानी दुर्गावती के समय में था। रानी दुर्गावती के समय में था। एक पद्मनाभन भट्टाचार्य पढ़े अपन, ये भी इनके दरबार में रहते। एक शासक हम पढ़ेंगे मधुकर शाह। मधुकर शाह, पहले तो ये याद रखिए कि ये मकड़ई के नहीं, कहाँ के? गढ़मंडल। मधुकर शाह रानी दुर्गावती के वंशज थे ये, कुंवर वीर नारायण सिंह के बाद में मधुकर शाह। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ इसमें पराजय हो गई रानी दुर्गावती के, बच्चे को तो अलग पहुंचा दिया था, आसफ खान विजयी हो गया, तो उसने वीर नारायण सिंह को वहां का सूबेदार नहीं बनाया, किसी दूसरे को बना दिया था और उसका नाम था चंद्र शाह। और चंद्र शाह के बाद में मधुकर शाह, चंद्र शाह के बाद में मधुकर शाह। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला शासक था, गौड़ शासक। पहला शासक कौन था? मधुकर शाह। और ये 1576 में अकबर के बुलाए जाने पर मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। अब हम पढ़ेंगे देवगढ़ का राज्य। 3 भागों में बटी हुई थी, गोंडवाना रियासत, गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खेड़ला रियासत। अभी तो पढ़ा ना पहले, गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खेड़ला रियासत। तो अब हम खेड़ला रियासत की बात करेंगे, या देवगढ़ का गोंड राज्य। देवगढ़ किधर है ये? देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो पता होगा, झांसी, हाँ, तो वहां से लेकर सतपुड़ा तक बीच में, ठीक। देवगढ़ का गोंड राज्य सतपुड़ा के अंचल में 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। प्रथम यदि हम इसके शासक की बात करें तो ध्रुवा राजा जाटव प्रथम, ध्रुवा राजा जाटव प्रथम, ध्रुवा राजा जाटव प्रथम। पंद्रह सौ अस्सी से 1620। जन्म इसका छिंदवाड़ा के पास,
जिसका उल्लेख अबुल फजल के कौन सी रचना है अबुल फजल की? अकबरनामा। मूल रचना कौन सी होती है? अकबरनामा तो उसका पार्ट है। आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी अलग अलग भाग में बटा हुआ है, तो उसमें एक अकबर नाम है। तो आईने अकबरी में साथ ही जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। जाटवा ने सिक्के भी प्रचलित किए जिसमें उसकी उपाधि महाराजा मिलती है। महाराजा मिलती है। इसके बाद दलशाह कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। इसने अपनी राजधानी चौरागढ़ जो कि नरसिंहपुर जिले में चौगान के नाम से जाना जाता, चौगान के नाम से जाना जाता था। चौगान के नाम से जाना जाता था। क्लियर है एकदम? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपका। चौरागढ़ कहाँ पर है? नरसिंहपुर। और कौन, किसने राजधानी बनाई? दलशाह। किस वंश का शासक था ये? देवगढ़ रियासत। अब कोकशाह प्रथम, इसके बाद में कोकशाह प्रथम नाम भी नहीं सुना, क्या नाम नहीं? कोकशाह प्रथम कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं। अकबर ने इतना है कि इन्हें मुगल शासक ने नष्ट करने की इसे धमकी दी थी। यदि आप मुगल शासन के अधीन नहीं रहते हैं तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। कौन रहा होगा? 1634 से लेकर 1640 तक इसका शासन काल है। तो अब देखिए समानांतर मुगल शासक कौन रहा होगा? शाहजहां। बिल्कुल सही, क्योंकि अपन ने पढ़ा बाबर के बारे में क्या पढ़ा? 1526 से 1530। हुमायूं के बारे में क्या पढ़ा? 1530 से 1540 और फिर 1555 से 56। अकबर 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1658। अकबर 1658 से 1707। औरंगजेब, अकबर बोल दिया मैंने, औरंगजेब 1707। और वहां से मुगल साम्राज्य का पतन। तो यहाँ पर जहांगीर देवगढ़ राज्य के नागपुर किले पर आग उगली थी, तोप चलाई थी और बोला था कि ये जो राज्य है इसको खत्म कर देंगे। ठीक। और यहां से इनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। महत्वपूर्ण शासक इसमें है इस्लाम मयार खान। और शासक ढेर सारे हैं, पूरे नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। इस्लाम मयार खान क्या किया इसने? अब वही तो बात है ना, इसलिए तो लिखा अपन ने। इस्लाम मयार
खान, इस्लाम यार खान भी हो सकता है। 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में इस्लाम यार खान देवगढ़ का शासक बना। देवगढ़ के शासकों के धर्म परिवर्तन की घटना, धर्म परिवर्तन की घटना धर्म परिवर्तन की घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी ये बोलता। मतलब जाति से गौड़ शासक है और धर्म से मुस्लिम, धर्म से क्या हो गया? मुस्लिम। कि जो धर्म परिवर्तन की घटना, जैसे औरंगजेब के बारे में बोला जाता है मार मार के मुसलमान बना, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही किया था, यही औरंगजेब के समय में भी यही हुआ था। मतलब प्रलोभन देना, सजा देना, इसके माध्यम से वो धर्म परिवर्तन, दार उल इस्लाम, भारत को क्या बनाना चाहते थे वो? दार उल इस्लाम बनाना चाहते थे। मतलब काफिरों का देश, वो काफिर बोलते थे, जो गैर हिंदू थे, गैर मुस्लिम जो थे उसे काफिर बोलते थे। तो दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाना चाहता था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब। तो इसमें क्या हुआ? लोगों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। गोरक्षशाह और उसका बेटा धर्म परिवर्तन के बाद इस नाम से ये शासन करने लग गए थे। ठीक है। यह थोड़ा सा दिलेर खान एक औरंगजेब का सेनापति था, दिलेर खान। उसने इनको, गोरक्षशाह को और उसके बेटे को क्या किया था? किडनैप कर लिया था, मतलब बंदी बना लिया था। और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो ही उन्हें मुक्त किया था। तो दिलेर खान नाम भी याद रखना, औरंगजेब का सेनापति। और उसने धर्म परिवर्तन करके क्या नाम रख लिया अपना? इस्लाम यार खान। और राजधानी भी बदल दी उन्होंने, देवगढ़ का नाम भी बदल दिया उन्होंने। और देवगढ़ का नाम क्या कर दिया उसने? इस्लाम नगर, इस्लाम गढ़ कर दिया, इस्लामगढ़। देवगढ़ का नाम क्या कर दिया उसने? इस्लामगढ़, इस्लामगढ़। उसके बाद में दीदार खान, दीदार खान। दीदार खान मतलब ये भी थे गौड़ शासक, लेकिन धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए? ये मुस्लिम बन गए थे। इन्होंने शासन किया। राजा बख्त बुलंद, इसके बाद में राजा बख्त बुलंद, महिपत शाह, महिपत शाह। औरंगजेब ने इनके ऊपर भी दबाव बनाया था कि आप मुस्लिम धर्म कबूल कर लें और शासन करते रहे। नाम क्या बताया मैंने? राजा बख्त बुलंद, महिपत शाह। लगभग 1686 से 1706 तक इन्होंने शासन किया। सबसे मजबूत शासक इसे बोला जाता है। इन्होंने मुस्लिम धर्म मानना स्वीकार कर लिया था औरंगजेब के कहने पर, लेकिन एक शर्त नहीं मानी थी। क्या? रोटी बेटी का संबंध। क्या होता है रोटी बेटी का संबंध? ऑनलाइन वाले बताएं जरा, रोटी बेटी का संबंध क्या होता है? रोटी बेटी का संबंध उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। गुड। वैवाहिक संबंध इन्होंने स्वीकार नहीं किए थे कि हम
मुस्लिम धर्म कबूल कर लेते हैं, खान पान भी हम कर लेंगे, लेकिन आपके यहाँ पर हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। खान पान व्यवहार तो मंजूर कर लिया था, लेकिन बेटी व्यवहार इन्होंने मंजूर नहीं किया था। और परिवर्तित कर इसका नाम क्या रखा था? बख्त बुलंद खान रखा था। वैसे इनका नाम क्या था? महिपत शाह। और धर्म परिवर्तन करके क्या बन गया है? बख्त बुलंद खान। अन्य शासक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ढेर सारे इसमें है, लेकिन हम देवगढ़ का किला पढ़ेंगे। देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला कहां पर है? देवगढ़ का किला कोई बता सकता है? देवगढ़ का किला कहां पर है? ललितपुर झांसी। हाँ? ललितपुर झांसी। ललितपुर झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वो गुप्त कालीन है। हम देवगढ़ के किले की बात कर रहे हैं, है? किसने बोला ये? छिंदवाड़ा। कहां पर? छिंदवाड़ा। ठीक है। अंततः ये जो देवगढ़ का किला है रघुजी भोसले के कब्जे में चला गया, नागपुर राज्य के अधीन, नागपुर राज्य के अधीन। तो सोच सकते हैं देवगढ़ मतलब सतपुड़ा वाले वादियों में है, तो छिंदवाड़ा जिले में। यहाँ की प्रसिद्धि यदि देखें हम तो क्या क्या है यहाँ पर देवगढ़ के किले की? तो यहाँ पर है नक्कार खाना, नक्कार खाना, नक्कार खाना। देवगढ़ के किले में नक्कार खाना, नक्कार खाना मतलब बहुत ऊंचाई पर बना हुआ, जैसे छत जो होता है तो बहुत ऊंचाई का स्थान होता था। जब कोई राजा महाराजा आते थे तो वहां खड़े होकर नगाड़े बजाए जाते थे उनके स्वागत के लिए, नक्कार खाना। फिर है प्राचीन चंडी मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राचीन चंडी मंदिर कहां पर है? प्राचीन चंडी मंदिर कहां पर है? तो किस किले में है? देवगढ़ के किले में प्राचीन चंडी मंदिर। हमाम, हमाम क्या होता है? हमाम घूसड़ खाना क्या होता है? हाँ? अच्छा, वॉशरूम, सही बोला आपने। घूसड़ खाना होता है वॉशरूम और भूचड़ खाना होता है कत्ल खाना, जहां जानवरों को काटा जाता है। ये मुस्लिम शब्द, फारसी भाषा के शब्द है। तो हमाम है घूसड़ खाना, ठीक है। तो हमाम एक साबुन होता था पहले, हमाम। तो स्थानीय लोग इस कक्ष को हमाम कहते थे। इस कक्ष को राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था, निर्मित किया गया था। फव्वारा इस कक्ष की शोभा बढ़ाता था। मस्जिद भी है यहाँ पर, इसी किले में मस्जिद भी है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म कबूल कर लेते थे, इसलिए मस्जिद भी बनाई वहां पर। मोती टाका या मोती तालाब भी है यहाँ पर, मोती टाका या मोती तालाब, मोती टाका या मोती तालाब। तो ये याद रखना, देवगढ़ का किला यदि पूछे तो छिंदवाड़ा जिले में क्या क्या है यहाँ पर, ये सब हमने पढ़ लिया। बुंदेलखंड की रियासतें कल हम पढ़ चुके हैं। बुंदेलखंड की रियासतों में क्या पढ़ना था हमें? ओरछा के बुंदेलावंश हमने पढ़ लिया इसमें।
रुद्र प्रताप बुंदेला पढ़ा 1501 से 1531 तक, रुद्र प्रताप बुंदेला। उसके बाद में कौन, किसका समकालीन था ये? रुद्र प्रताप बुंदेला किसका समकालीन रहा होगा? 1501 से 1531 बाबर का समकालीन था, बाबर का समकालीन था। ओरछा का पहला नाम, पहले क्या नाम था ओरछा का? ओरछा का पहला नाम ऑनलाइन वाले बताएंगे, अंदाजे से बता सकते हैं, जरूर नहीं है कि एकदम जो पता है वही बताएंगे, अंदाजे से बता सकते हैं। परसों का पानी है रात का। ओरछा का नाम, पुराना नाम, हाँ? नहीं, क्या नाम है वो जिसकी फोटो कॉपी की थी दुकान की वो लड़की की? उसके पिताजी टाइपिंग वाइपिंग करते। जुमड़े जी है क्या? हाँ। मुकुल। मुकुल जुमड़े जी है क्या? मुकुल, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप इंदौर में कहीं साक्षात्कार की ट्रेनिंग वेनिंग लेने गए थे क्या? अभी नहीं गए? आकार इंस्टीट्यूट में गए? हाँ हाँ, एडमिशन के लिए किसी ने पूछा था क्या आपसे, बैतूल में किसको जानते हैं करके? चलो कोई बात नहीं, किसी ने पूछा था मेरे से, वहां से फोन आया था कि बोले कोई बता रहा था बोले आपके बारे में, आकार से फोन आया था मेरे पास में। चलो ठीक, मुझे लगा आप तो नहीं है करके। तो हम बात कर रहे हैं ओरछा का पुराना नाम। तो ओरछा को पहले गंगापुरी के नाम से जाना जाता है। नया क्वेश्चन है ना। ओरछा को 1531 में जब इसको राजधानी बनाया तो इससे पहले इसे गंगापुरी के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना, ओरछा का पुराना नाम गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इब्राहिम लोदी के साथ, सिकंदर लोदी के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो मतलब ये किसका समकालीन था? इनके समकालीन था, बाबर का समकालीन था। फिर रुद्र प्रताप बुंदेला का पुत्र भारती चंद बुंदेला, भारती चंद बुंदेला। इसके बाद हमने पढ़ा होगा मधुकर शाह बुंदेला, और मधुकर शाह बुंदेला के बाद में महत्वपूर्ण शासक वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला हमने क्या पढ़ा? मतलब जहांगीर के कहने पर इसने अबुल फजल की हत्या की थी, अबुल फजल की हत्या की थी। सराय बरार में, सराय बरार जिसे बोलते हैं स्थान है, नरवर का युद्ध भी बोलते हैं। तो नरवर मतलब कहाँ? शिवपुरी के आसपास है, बुंदेलखंड में है। तो बुंदेलखंड में शिवपुरी के आसपास, ये याद रखना। शहजादे के कहने पर दक्षिण से आगरा की ओर जाते समय, कहाँ जा रहा था ये? आगरा जा रहा था। कुल अबुल फजल आगरा जा रहा था। तो उस समय रास्ते में ही अबुल फजल का वध कर दिया था नरवर के पास में, नरवर के पास में। और क्यों करवाई थी इसने हत्या जहांगीर? उसको ऐसा लगता था कि ये अकबर को बरगलाते रहता है, बादशाह को बरगलाता है, मेरे बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बताता है, मेरी शिकायत करते रहता है, तो इसे रास्ते से हटा दिया जाए। फिर जुझार सिंह बुंदेला के बारे में पढ़ा आपने शाहजहां के समय में, और इसने विद्रोह भी किया था। 1627 में ये बना था, कल हमने पढ़ लिया।
इसके बाद पहाड़ सिंह बुंदेला को बना दिया था, जुझार सिंह को हटा के पहाड़ सिंह बुंदेला को। उसके बाद में चंपत राय, चंपत राय के बाद छत्रसाल और अंतिम कौन? विक्रमजीत सिंह, विक्रमादित्य या विक्रमजीत सिंह। और इसने टेहरी को अपनी राजधानी बनाया था। टेहरी अर्थात टीकमगढ़ कब बनाया था? 1785। देख हाँ वो ठीक है, 83 85 ठीक रहेगा, ठीक। टीकमगढ़ मतलब राजधानी उसने बना दिया टेहरी को 83 में, और फिर उसका नाम टीकमगढ़ बाद में दिया गया। बुंदेला राजाओं के धार्मिक स्थल, ये थोड़ा सा नोट करेंगे, ये हमारा कल छूट गया था। तो बुंदेला राजाओं के निर्माण कार्य, मैंने कल भी बोला था कि हम इसे पढ़ेंगे, निर्माण कार्य बुंदेला राजाओं के, और कहां पर? ओरछा और उसके आसपास। तो नंबर 1 राम राजा मंदिर, राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर की बात करें तो इसे भारती चंद ने 1532 में बनाया। बुंदेला नरेश भारती चंद ने 1532 में बनाया, जिसे चौकिया भवन भी कहते हैं, चौकिया भवन भी कहते हैं। रानी गणेश कंवरी, ये मधुकर शाह की रानी थी, मधुकर शाह की रानी, प्रिय रानी जिसे बोल सकते हैं, रानियां तो और भी होगी, प्रिय रानी थी। क्या? मधुकर शाह की प्रिय रानी, रानी गणेश कंवरी। मतलब इसने नहीं बनाया मंदिर, मंदिर तो किसने बनाया? 1532 में भारती चंद बुंदेला ने बनाया था। इसने क्या किया यहाँ पर? यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ भी सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। अयोध्या से राम राजा की मूर्ति लाकर यहां स्थापित की थी, और तभी से ये मंदिर काय के लिए प्रसिद्ध हो गया? राम राजा के लिए। मंदिर तो पहले से था, 1532 में ही बना लिया था। किसने बनाया था? ओरछा नरेश भारती चंद बुंदेला ने बनाया था। लेकिन जब उसमें जो मधुकर शाह की प्रसिद्ध रानी या प्रिय रानी गणेश कुंवरी ने अयोध्या से राम राजा की मूर्ति लाकर वहां स्थापित की, तो ये मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? राम राजा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध हो गया। ठीक। फिर राम राजा का मंदिर है तो दूसरा मंदिर किसका होना चाहिए? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। वीर सिंह देव बुंदेला ने बनाया लक्ष्मण मंदिर, वीर सिंह देव बुंदेला ने, वीर सिंह देव बुंदेला ने बनाया। क्या खासियत है इसकी? तिकोन, बाहर से तिकोन, अंदर से चौकोर। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। फिर हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। देखो ये किसने बनाया था, कहां पर है, ये चीज हमें याद रखना है। राम राजा मंदिर के पीछे अलग अलग नाम इससे, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। वीर सिंह देव बुंदेला ने इसे बनाया था। बाहर से देखने में कैसा दिखता है? ये तिकोन, और अंदर से देखो तो कैसा है? चौकोर, अंदर से चौकोर है। इसके बाद है हनुमान मंदिर ओरछा। ओरछा नगरी के बाहर
ओरछा नगरी के बाहर हनुमान जी की 9 फीट ऊंचाई की एकमात्र दक्षिण मुखी प्रतिमा, 9 फीट ऊंची एकमात्र दक्षिण मुखी प्रतिमा। किसने बनाया था इसे? वीर हरदौल के भाई पहाड़ सिंह जुदेव। वीर हरदौल के भाई पहाड़ सिंह जुदेव, पहाड़ सिंह जुदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। किस उपलक्ष्य में कराया था ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो हम पढ़ रहे हैं अभी। कोई बता दे जरा, किस उपलक्ष्य में बनाया? हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए गए थे, तो जब उनको अंदेशा हुआ था कि ये सीता जी से मिले थे, और क्या दी थी उन्होंने, गिफ्ट क्या किया था उनको? मुद्रिका। रामचंद्र जी की मुद्रिका भेंट की थी ना उनको, ये देखो ये तो ये इसको पहचानते हो कि नहीं, तो उस उपलक्ष्य में बनाया है। लिखेंगे, माता सीता की खोज में जाने से पहले, माता सीता की खोज में जाने से पहले भगवान श्री राम ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दी थी। इस उपलक्ष्य में बनाया गया। दक्षिण मुखी है क्योंकि दक्षिण में क्या है? सागर, और पार करना है और लंका जाना, तो दक्षिण मुखी है। क्लियर एकदम है? मतलब कोई भी चीज इतिहास में है, साइंस उसमें भी है ना, तो हम जिधर जाएंगे उधर ही तो मुख करेंगे। हनुमान जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं, इसलिए दक्षिण याद रखेंगे बराबर। ठीक। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, अगला मंदिर कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। ओरछा में स्थित वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा बनवाया गया। इन मंदिरों के जो शिखर थे यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर में, 4 मंदिर हैं, तो चारों के जो शिखर थे वो स्वर्ण के थे। शिखर काय के बने थे? स्वर्ण के बने हुए थे, स्वर्ण कलश युक्त। राय प्रवीण महल, राय प्रवीण महल, राय प्रवीण महल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। राय प्रवीण महल, राय प्रवीण महल, पता है? फिर हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? पढ़ा है ना, टेस्ट में भी पूछा गया है ना, ये कई टेस्ट में पूछा गया है। राय प्रवीण महल निर्माण मधुकर शाह के पुत्र इंद्रजीत ने कराया था। मधुकर शाह के पुत्र इंद्रजीत ने कराया था। महल के आगे राय प्रवीण का चबूतरा, जिस पर संगीत सभा हुआ करती थी। संगीत सभा हुआ करती थी। और राय प्रवीण के लिए बनाया गया था ये। किसके लिए? अमृत, खुश हो जाना अब। राय प्रवीण के लिए बनाया था। तो अर्जुन जी, राय प्रवीण है कौन?
जिसकी सभा हुआ करती थी, नाच गाना संगीत हुआ करता था। कौन? राय प्रवीण कौन? तो जो राय प्रवीण वो उसकी ओरछा राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी? भूषण के ऊपर लिखा। नर्तकी, कवियत्री व कलाकार। नर्तकी, कवियत्री व कलाकार थी। एक है जहांगीर महल। जहांगीर महल ओरछा के सबसे सुंदर भवनों में एक। आप बता सकते हैं, आपका नाम क्या है? विजय। आप बताएं, जहांगीर महल का निर्माण किसने किया? उत्तर आपके आसपास ही है, आपको पता भी है। याद नहीं आ रहा, पढ़ा था। नहीं, पढ़ा नहीं है आपने, याद है, लेकिन पढ़ा नहीं है आपने, याद है। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का मित्र था ना, उसके कहने पर उसने अबुल फजल की हत्या की थी। तो कौन बनाएगा? मित्र ही तो बनाएगा, है? ठीक, थोड़ा तर्क लगाना था इसमें, थोड़ा सा। आप क्या है, क्वेश्चन के दबाव में आ गए, समझने की कोशिश नहीं की उसने। यही होता है एग्जाम में। तो इसलिए हाँ जी, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला जहांगीर का मित्र था ना ये। तो ओरछा के सबसे सुंदर भवनों में से एक था ये, और इसका निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने बनाया था। 8 गुंबदों पर यह वर्गाकार भवन है और हिंदू मुस्लिम शैली का सम्मिश्रण है। हिंदू मुस्लिम शैली का सम्मिश्रण, हिंदू मुस्लिम शैली का सम्मिश्रण। ठीक। राय प्रवीण महल के बाद में जहांगीर महल। ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यही महल कहां पर है? मांडू में भी है, मांडू में भी है, तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, अभी पढ़ेंगे हम मांडवगढ़ की वो जो स्थापत्य कला पढ़ेंगे, देखेंगे ऐसे भवन ढेर सारे हैं वहां पे, लेकिन ये ओरछा में भी है। अब हम पढ़ेंगे खुमान सिंह की हवेली। हाँ, क्या जी? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक। अब खुमान सिंह की हवेली, खुमान सिंह ने बनाई हुई। खुमान सिंह कौन थे? पहाड़ सिंह, जैसे जुझार सिंह के बाद पहाड़ सिंह पढ़ा अपन ने। पहाड़ सिंह को जो है अकबर के बाद शाहजहां ने वह बुंदेला का शासक बना दिया, तो बुंदेला वंश का शासक स्वीकार कर लिया था, क्योंकि ये मुगलों के अधीन काम करने लग गए थे। तो ये वही पहाड़ सिंह का सेनापति था। कौन? खुमान सिंह, जिसने गोंडवाना के विरुद्ध आक्रमण किए थे। गोंडवाना के विरुद्ध आक्रमण किए थे। छत्रिया कहां पर है? बुंदेलों की छत्रिया, बुंदेला की छत्रिया है ओरछा में है। किस नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर। तो इन्हीं के नाम से बनाए, इन्होंने ही बनवाई है ये सब, खुमान सिंह के द्वारा। तो खुमान सिंह की हवेली, ओरछा शासकों की छत्रिया भी बोलेंगे हम, हरदोल भवन बोलेंगे, सब यहीं पर है, खुमान सिंह की हवेली के पास। क्लियर हो गया?
बुंदेला राजाओं द्वारा निर्मित महल एवं धार्मिक स्थल। क्या क्या पढ़ा अपन ने? राम राजा मंदिर किसने बनाया? भारती चंद ने। और मूर्ति किसने स्थापित की? रानी गणेश कुंवरी ने। लक्ष्मी मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ा, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया है, तिकोन लेकिन अंदर से चौकोन है। फिर हनुमान मंदिर पढ़ा अपन ने, हनुमान मंदिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए जो मुद्रिका दी थी उसके उपलक्ष्य में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। फिर हमने पढ़ा चतुर्भुज मंदिर, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। फिर राय प्रवीण महल, ये मधुकर शाह के पुत्र इंद्रजीत ने कराया था। फिर जहांगीर महल वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। फिर हमने खुमान सिंह की हवेली पढ़ा, शीश महल वगैरह ढेर सारे यहाँ पर है। अब हमें पढ़ना है बघेलखंड रियासत, थोड़ा सा पढ़ेंगे बाकी कल देखेंगे। बघेलखंड रियासत, प्राचीन काल में तो बघेलखंड हमने पढ़ लिया। अब मध्यकाल से निकलकर हम आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक काल, भारतीय इतिहास का आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। औरंगजेब की मृत्यु के बाद विदेशी जो कंपनियां भारत में आई है तब से माना जाता है, एक संक्रमण काल से माना जाता है। तो बघेलखंड प्राचीन समय से महाभारत रामायण काल में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बघेलखंड प्राचीन समय में रामायण काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? बघेलखंड। बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, रामायण काल में किस नाम से जाना जाता है? रामायण काल में बघेलखंड किस नाम से जाना जाता था? कोई बता सकता है? जरूरी नहीं है कि मैं ही बताऊं या जिससे पूछूं वही बताए। कारुष नहीं। रामायण काल में या वाल्मीकि रामायण में मैकल प्रदेश और विराट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मैकल प्रदेश व विराट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बौद्ध काल में इसे किस प्रदेश? बौद्ध काल में, बौद्ध काल में मंजिम प्रदेश, मंजिम प्रदेश, बौद्ध काल में इसे किस नाम से जाना जाता है? मंजिम प्रदेश, मंजिम प्रदेश, मंजिम प्रदेश। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक है तरीहार, सुन लिया तो भी चल जाएगा, उतना महत्वपूर्ण है। तरीहार, ऊपरीहार और पहाड़। तरीहार, ऊपरीहार और पहाड़ प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। तरीहार मतलब मैदानी प्रदेश, निचला भाग। तो ये वो वाला भाग है जो, अब देखो रीवा, सतना, ये वाली एरिया की बात कर रहे हैं, तो ऊपर में कहाँ लग जाता है? कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद वाला क्षेत्र लग जाता है। तो ये वाला क्षेत्र कैसा है? मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र ऊपर का वाला भाग, वो कौन सा कहलाएगा? तरीहार। निचला भाग जिसे कहते हैं मैदानी प्रदेश, गंगा यमुना के मैदान से जो सीमा मिलती है तो वो क्या कहलाता है? तरीहार। फिर ऊपरीहार मतलब ऊंचा भाग। ऊपरीहार का मतलब क्या है? ऊंचा भाग। तो विंध्य एवं कैमूर के मध्य का भूभाग, विंध्य और कैमूर के मध्य का ऊंचा भाग ऊपरीहार। और पहाड़, पहाड़ मतलब पहाड़ी, चोटियां, ठीक। तो कैमूर
पर्वत के दक्षिण का भूभाग जिसमें पहाड़ पर्वत उपस्थित थे। तो ऐसे प्राकृतिक रूप से 3 भागों में इसे बांटा गया है। बघेलखंड रियासत का उद्भव कैसे हुआ? उद्भव कोई बता सकता है क्या? बघेलखंड रियासत की स्थापना किसने की? प्रथम शासक या किसको श्रेय दिया जाता है? किसको श्रेय दिया जाता है बघेलखंड रियासत के उद्भव का श्रेय? बीसल देव, ये तो नहीं है। गुजरात के सोलंकी राजवंश की वीर धवल के पुत्र बाघराव या व्याघ्रदेव, बाघराव या व्याघ्रदेव किस वंश के थे? गुजरात के सोलंकी वंश। गुजरात के सोलंकी राजवंश किसका पुत्र था? वीर धवल का पुत्र। वीर धवल का पुत्र। नाम क्या है इसका? बाघराव या व्याघ्रदेव। बाघराव या व्याघ्रदेव। लेकिन इतिहास इसे स्वीकार नहीं करता पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण प्रमाण इसके नहीं है। मूल पुरुष इसे कहा गया है वैसे, लेकिन कहीं कहीं अन्य नाम भी इसमें मिलते हैं, लेकिन हम इसे आदि पुरुष के रूप में इसे स्वीकार कर लेते हैं। व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव प्रारंभ में चूंकि ये व्याघ्रदेव या इसके वंशज गुजरात में शासन करते थे। सोलंकी वंश क्या बोलते हैं इसे? अनिलवाड़ के सोलंकी, अनिलवाड़ क्षेत्र के ये सोलंकी वंश के शासक थे और यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी। गुजरात में ये वैसे पढ़ चुके अनिलवाड़ के चालुक्य या सोलंकी वंश। ये इसका संस्थापक कौन था? अनिलवाड़ के सोलंकी वंश का या चालुक्य वंश का, राजपूत वंश का? अनिलवाड़ के चालुक्य पढ़ते हैं ना, मूलराज पढ़ा नहीं जी? ये उसी वंशज के व्याघ्रदेव, ये सब उसी वंशज के हैं व्याघ्रदेव। अर्णोराज के पुत्र लवण प्रसाद को, अर्णोराज के पुत्र लवण प्रसाद को गुजरात के लेखों में व्याघ्र पल्लीय कहा गया है, जो कालांतर में अपभ्रंश के रूप में बघेल हो गए। बघेल हो गए और अर्णोराज के उत्तराधिकारी बघेल कहलाए जाने लगे। यह बड़ा क्वेश्चन छुपा हुआ है और सरल सा पूछा जाएगा। मतलब बघेल राजवंश मूल रूप से क्या है? तो क्या है? सोलंकी वंश है, गुजरात के अनिलवाड़ के चालुक्य वंश के लोग हैं और एक विशेष स्थान पर रहते गए और उसका नाम बदलते जाए चला गया। जैसे छिंदखेड़ है, क्यों? छीन के पेड़ अधिक होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? छिंद। जैसे खजूर के पेड़ अधिक है तो उसे क्या कहा गया? खजुराहो। तो ऐसे ये एक विशेष स्थान पे रहते थे तो अपभ्रंश होते गए और ये क्या बन गए? व्याघ्रराज से बघेल बन गए। व्याघ्रराज से क्या बन गए? बघेल। और वैसे मूल शाखा किसकी है ये? सोलंकी वंश की। उससे पहले गुजरात में क्या बोलते थे इसे?
अन्हिलवाड़ के चालुक्य, अन्हिलवाड़ के चालुक्य। याद रखना यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बघेल वंश है मूल रूप से किस वंश के थे, कहाँ के थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूल रूप से कहाँ के, ये गुजरात, गुजरात के अन्हिलवाड़ के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, ये बोल सकते हैं। और पुत्र पढ़ लिया अपन ने, वीर धवल का सुपुत्र क्या नाम बताया, बाबाराव, बाघराव, और बाघराव ने यहां पर बघेल वंश की स्थापना की, बघेल वंश की स्थापना की। देव का अर्थ क्या होता है, देव, देव का अर्थ होता है ठाकुर, देव का अर्थ क्या, ठाकुर। बघेल वंश की राजधानी क्या रही होगी शुरुआत में, चित्रकूट। छोटे छोटे पॉइंट अपन निकाल रहे हैं इसमें से, क्योंकि ये रियासतें हैं, इसको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। राजा हमने देख लिया बाघराव या व्याघ्रदेव, और राजधानी क्या पढ़ी अपन ने, चित्रकूट। राजधानी क्या, चित्रकूट। और लगभग लगभग हम बात कर रहे हैं 1233-34, 1233-34 चित्रकूट के आसपास उन्होंने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया, चित्रकूट के आसपास। अलग अलग यदि हम इसका इतिहास देखें तो जो गजल वगैरह प्रकाशित होते हैं तो उसमें अलग अलग इसका नाम मिलता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण शासक हम पढ़ेंगे करणदेव, करणदेव, बाघराव व्याघ्रदेव के बाद में करणदेव। कोई उतना अच्छा इतिहास इनका मिलेगा नहीं। करणदेव, अब इतना सा पूछ लिया जाए, करणदेव किस वंश का शासक था, बघेल वंश का शासक था, सोलंकी वंश का शासक था, अन्हिलवाड़ के चालुक्य वंश का शासक था। अभी तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि 2-3 ऑप्शन सही दे देते हैं, तो यही कारण है, ऐसे ही हमें तर्क लगाना पड़ेगा, तब जाके 2-3 सही होते हैं। करणदेव की राजधानी गाहुरा, करणदेव की राजधानी गाहुरा, राजधानी गाहुरा, गाहुरा भी हो सकता है, गाहुरा भी हो सकता है। करणदेव को बांधवगढ़ का किला दहेज में मिला था। बांधवगढ़ का किला दहेज में मिला था। आप लोग भी नौकरी पे लग जाओ, लड़के लोग, आप लोगों को भी कुछ बहुत कुछ मिलेगा। और बालिकाएं यदि नौकरी पे लग जाती हैं तो फिर मांगने या देने की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही है, फिर एक किला हम खुद ही है। यह है ना हमारी बात। लेकिन पढ़ना लिखना नौकरी पे लगना बहुत जरूरी है। तो बांधवगढ़ का किला दहेज में मिला था। करणदेव किस वंश का शासक, बघेल वंश का। राजधानी कहाँ ले गया ये, गाहोरा में। और इसको इसने जो सोमदत्त की पुत्री से विवाह किया था तो वहां उसे बांधवगढ़ का किला दहेज में मिला था। इसके बाद है सोहागदेव, करणदेव के बाद में सोहागदेव। देव का मतलब क्या होता है, ठाकुर, ईश्वर, ठीक। तो सोहागदेव, सोहागदेव, सोहागदेव ने सोहागपुर नगर को बसाया था। सोहागपुर मतलब वर्तमान का शहडोल। वर्तमान में जिसे सोहागपुर बोलते हैं वो विराटपुरी, पहले विराटपुरी बोलते थे, आज उसे सोहागपुर बोलते हैं। लेकिन पहले जिसे सोहागपुर बोलते थे वो आज क्या है, आज का क्या है, शहडोल। आज का शहडोल, शहडोल नगर को बसाया था।
इसके बाद सारंगदेव संग्राम सिंह, सारंगदेव उर्फ संग्राम सिंह। हम संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं, संग्राम शाह की नहीं। संग्राम शाह गुणवाना का शासक और ये संग्राम सिंह। ये उस समय की बात है 1182-83 की, 1180-82 की। क्या पढ़ा आपने 1182? वो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच। नहीं, वो तो 1194। चंदेल शासक कीरत सिंह, कीरत सिंह है ना, इसके बीच में युद्ध। परमार्दी देव। परमार्दी देव, हाँ, चंदेल शासक परमार्दी देव 1182 में विवाह हुआ था। इसके दो सेनापति थे, परमार्दी देव के आला और उदल। बड़ी वीरता का परिचय दिया था उन्होंने, फिर भी पराजित हुए थे। ये उस समय की घटना 1182-83-80 की घटना है। तो यहाँ पर संग्राम सिंह की बात करें तो सारंगदेव ने क्या, जो चंदेल शासक परमार्दी देव के सामंत उदल को बांधवगढ़ में पराजित कर किले की एक कोठरी में बंद कर दिया। किले की कोठरी में बंद कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछेगा, उदल की कोठरी कहां पर है? तो कहां पर है? बांधवगढ़ के किले में है उदल की कोठरी, बांधवगढ़ के किले। अब उसे वहां कैद किया था, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाने लगा? उदल की कोठरी के नाम से। क्लियर हो गया इसके समय की भी एक घटना। अब हम पढ़ेंगे विलास देव, इसके बाद में विलास देव। विलास देव, विलास देव दक्षिण की ओर अभियान किया इसने, दक्षिण की ओर अभियान किया। कभी सोच भी नहीं सकते थे, और हम इतने दिन से पढ़ रहे थे लेकिन सोचा नहीं था कभी। बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर। क्यों बोलते हैं उसे बिलासपुर? विलास देव ने बसाया था। किसने बसाया था? विलास देव, इसलिए उसे बिलासपुर बोला जाता है। ठीक है, पहले इसे लिखेंगे। दक्षिण में विलास देव ने अपने राज्य का विस्तार किया और एक शहर को आबाद किया जिसका नाम बिलासपुर रखा। बिलासपुर रखा। बहुत सारे शासक इसमें मिलेंगे, हम महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे अब। वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव बुंदेला वो अलग है, और ये वीर सिंह देव अलग है। वीर सिंह देव बघेल वंश के महान प्रतापी शासक, दो राजधानियां, एक गहोरा उत्तरी राजधानी और दक्षिण की राजधानी बांधवगढ़। बांधवगढ़, बांधवगढ़। बाबरनामा में वीर सिंह देव का नाम वीर सिंह देव का नाम शक्तिशाली
राजाओं के रूप में मिलता है। खानवा के युद्ध में वीर सिंह देव ने किसका साथ दिया होगा? खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच, तो इसने किसका साथ दिया होगा? राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा का साथ दिया था, लेकिन बाद में बाबर से मित्रता की। फिर एक वही क्वेश्चन जो हम 2-3 दिन से पढ़ रहे थे, वीरभानु क्या किया था अर्जुन ने? वीरभानु ने क्या किया था? हुमायूं की मदद की। बहुत बढ़िया, हुमायूं की मदद की थी। वीरभानु की बात करें, क्यों मदद की? क्योंकि उसके पिताजी ने समझौता कर लिया था, तो मदद करना स्वाभाविक सी बात है। वीर सिंह देव का उत्तराधिकारी वीरभानु राज्याभिषेक गौहरा में। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और प्राण रक्षा हेतु भागते भागते गंगा यमुना के तट पर पहुंचे। लेकिन नाव का अभाव था, वहां पे भाग नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। पीछे से कौन आ रहा है उसके? शेरशाह सूरी स्वयं भी जा सकता है, अपने सेनापति को भेज सकता है। तो लिखेंगे आगे, थोड़ी कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। पीछे से शेरशाह का सेनापति बरमजीत गौर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीएससी। बरमजीत गौर अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में बघेल राजा वीरभानु ने हुमायूं को नदी पार करवाया। देखो यहां एक बार उसकी प्राणों की रक्षा की 1539 अपने भिश्ती के माध्यम से, है? फिर उसके बाद में अगला युद्ध कौन सा होगा हुमायूं का? बिलग्राम का युद्ध 1540, चौसा 1539 और बिलग्राम जो हुआ 1540। और यहाँ हुमायूं जो होता है शेरशाह सूरी से अंतिम रूप से पराजित, पूर्ण रूप से पराजित, लेकिन मृत्यु तो नहीं हुई उसकी। यहाँ पर भी वीरभानु उसकी मदद करेगा, भारत से बाहर निकलना। ठीक, लिखेंगे इसे भी। 1540 ईस्वी में जब हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज या बिलग्राम में युद्ध हुआ, तब भी वीरभानु ने हुमायूं की मदद की। राजा वीरभानु ने हुमायूं को बांधवगढ़ के अभेद्य दुर्ग में ठहरने का
आमंत्रण किया, आमंत्रण किया। क्लियर एकदम। फिर इसी कारण इनसे कभी टैक्स लिया क्या? इनसे कभी उन्होंने टैक्स नहीं। फिर इसके बाद में है रामचंद्र, वीर भानु के बाद रामचंद्र। इसका एक मंत्री था गणेश राउत। रामचंद्र का मंत्री गणेश राउत, और गणेश राउत के निर्देशन में ही इन्होंने काम किया। किसके समकालीन हो गए रामचंद्र? अकबर की। क्या बात है, बहुत सही। वीर भानु जहांगीर के समकालीन, तो रामचंद्र अकबर के समकालीन। सर वीर भानु हुमायूं के समकालीन। हाँ हाँ, मैंने क्या जहांगीर बोल दिया, उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो वीर भानु हुमायूं के समकालीन और रामचंद्र जो है वो अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन। अकबर जब शासन कर रहा था तब शेरशाह सूरी के वंशज भी थे, जैसे इब्राहिम शाह सूर। इब्राहिम शाह सूर अपन ने पढ़ा ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसमें इब्राहिम शाह सूर को तो पराजित किया था इन्होंने। तो इब्राहिम शाह सूर के आक्रमण का डर इसको भी बना था। किसको? बघेल वंश को, कि ये आक्रमण करेगा और जो मुगलों से जो सत्ता छीन ली है, हो सकता है हम जो छोटे छोटे राज्य हैं जो मुगलों का सहयोग करते थे, हम लोगों को भी ये अपदस्थ कर देंगे, ऐसा उसे डर बना हुआ रहता था। तानसेन की बात करते हैं। तानसेन, तानसेन अकबर का नौरत्न, अकबर का नौरत्न। ये पूछते हैं ना, अकबर से पहले किसके दरबार में था? रामचंद्र के दरबार में था। आज पता चला ये रामचंद्र किस वंश का शासक था? बघेल शासक था। अभी तक नहीं पढ़ा था, रामचंद्र पर पढ़ लेते और यही क्वेश्चन पूछ लेते ये किस वंश का शासक था, तो गड़बड़ हो जाता। फिर लिखेंगे महाराजा रामचंद्र ने कालिंजर का दुर्ग शेरशाह सूरी के दामाद अली खान से बहुत बड़ी राशि देकर खरीद लिया था। पंद्रह सौ चौसठ पैंसठ में सम्राट अकबर ने अपने खास सरदार जलाल खान कुंची को बांधवगढ़ नरेश रामचंद्र के पास भेजकर सुप्रसिद्ध गायक तानसेन की मांग की। क्या किया होगा रामचंद्र ने? प्रिया, आप बताओ, अपनी कोई प्रिय वस्तु कोई मांगे तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? जोर से बोलो, क्या करेंगे? देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि अपनी कोई माना कि प्रिय वस्तु है, लेकिन जो मांग कर रहा है वो उससे ज्यादा प्रिय हो, तो फिर बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। जैसे आपके पास पेन है, आपको बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं यदि वो चीज़ मांगू, यार तुम्हारा पेन बड़ा अच्छा दिख रहा है, मुझे दे दो,
तो क्या आपको तकलीफ होगी कि नहीं? मतलब कोई अपने को हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो अपनी कोई अच्छी चीज़ देने में भी हमें खुशी होती है। हमारे घर में मेहमान आते हैं, पैसा हमें कितना प्यारा होता है, फिर भी हम उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेहमान है या हमारा मान सम्मान है वो पैसों से भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही अब मुगल बादशाह यदि हमसे कोई चीज़ मांगे तो क्या हम उसे देंगे? देना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि इसके बदले में हमें बहुत बड़ी सुरक्षा या कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तो देना पड़ेगा। तो ससम्मान दिया उसने और बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि आपने हमें अनुग्रहित किया है करके, बड़ा अच्छा किया। एक संबंध बन गया कि अब हमें किसी का डर नहीं रहा, डर एक खत्म हो गया कि हमारा एक बड़ा सिपाही वहां पर रहेगा। दूसरी बात, हम बीरबल की बात करते हैं। तानसेन को तो दिया ही इन्होंने, बीरबल की बात करें तो बीरबल भी मूल रूप से यही का रहने वाला, बघेल राजवंश का ही था, बघेलखंड का ही निवासी था। कहा जाता है कि बीरबल इसी धरती की देन है, इसी धरती की देन है जिसका जन्म घोघरा जिला सीधी में हुआ था। क्या नाम था इसका? मूल नाम क्या था? महेश दास, बीरबल का मूल नाम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया? दोनों के बारे में जानकारी निकाली अपन ने, बघेल वंश से संबंधित चीजें, तानसेन भी और बीरबल। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? घोघरा सीधी में हुआ था। आगे पढ़ेंगे हम वीरभद्र, रामचंद्र का उत्तराधिकारी वीरभद्र। इसकी मृत्यु हो गई थी गिरने से, पालकी से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। बड़ौदा जिला शहडोल में पालकी से गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम महत्वपूर्ण शासक क्या पढ़ा अपन ने इसका? विक्रमादित्य या विक्रमजीत। विक्रमादित्य, विक्रमजीत। भारत का इतिहास किसने लिखा है? भारत का इतिहास देखो अलग अलग लोगों ने लिखा है। जैसे भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब भारत का इतिहास ही है। ऐसे इलियट ने भी भारत का इतिहास लिखा है। इलियट ने अपनी कृति भारत के इतिहास में बांधवगढ़ नरेश विक्रमादित्य का उल्लेख किया है। इन्होंने रीवा में एक किले का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी रीवा स्थानांतरित करते। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बघेल वंश की राजधानी रीवा किसने स्थानांतरित की? विक्रमादित्य या विक्रमजीत के द्वारा। अब इसके बाद हम आधुनिक काल से संबंधित रियासत पढ़ेंगे, यही वाली बघेलखंड में आधुनिक काल में क्या क्या हुआ, ये मध्यकाल तक हमने पढ़ा। और आधुनिक काल के विषय में जैसे जनप्रतिनिधियों के रूप में वेंकट रमन सिंह, रघुराज सिंह,
विश्वनाथ सिंह, गुलाब सिंह, इनके विषय में मतलब 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी में इस रियासत के साथ में क्या हुआ ये हम कल पढ़ेंगे। तो बने रहिए सार्थक पहल के साथ में। भले ही हमारे पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान मिलेगा वो एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, सही मिलेगा। तो सार्थक पहल खत्म कर दी। नहीं सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।